गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू द ट्रेडर प्लस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर लेसन बेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएमसी का न्यू बैच विद द लेसन नंबर 1 जो कि है वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। उससे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो हम प्रोसीजरली जाने वाले हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो इसमें आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं वो रिपीटेडली आपके हर एक लेसन में आएंगे। सो आपको पर्टिकुलर हर एक स्टेप अच्छे से समझनी है ताकि वो आगे रीयूज करते आए आपको नेक्स्ट लेसन में। इसीलिए हर एक लेसन का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। आप उसके अनुसार अपनी कोई सिस्टम स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, लेकिन जो कुछ प्रोसीजरली पार्ट है वो हम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले लेसन नंबर 1 से जो कि है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। अब ये वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है कि ये वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन आपको प्राइस की सिग्निफिकेंट का मतलब कि रेंज का टॉप और रेंज का लो, ये जो रेंज चेंज हो रही है, बार बार जो रेंज चेंज हो रही है वो रेंज चेंज करते हुए प्राइस क्या फॉर्म करती रहती है, तब वो कंटिन्यूएशन सेटअप फॉर्म करती है। अब कंटिन्यूएशन सेटअप्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, वो अगले अगले लेसन में आपको समझ आएगा। पर सबसे पहली बात आती है कि आप वैलिड प्राइस की एक्चुअल रीडिंग कर सको कि प्राइस का मोमेंटम कितनी रेंज से कितने रेंज में प्ले हो रहा है। तो ये जब आप कंसिडर कर लोगे, समझ लोगे, तब आपको इंपल्स और करेक्शन देखने का नजरिया आ जाएगा। अब ये इंपल्स और करेक्शन, इसमें इस रेंज को हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हायर आया, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें मार्क करने होते हैं ताकि हम लोग इंपल्स जाने के बाद जो करेक्शन आता है वो करेक्शन के बाद हम लोग नई इंपल्स के लिए कहाँ से राइड करें, कहाँ से हमारा ट्रेड प्लान करें, उसके लिए हमें पहले स्ट्रक्चर मैप करना होता है। सो स्ट्रक्चर मैप करने के लिए आपको लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है, वो आपको अप्लाई कर पाओगे या लेसन नंबर 3 चार्ट पर प्लॉट कर पाओगे। तो ये दो एलिमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक ये दो जो एलिमेंट है ये इस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस जब आप कर लेते हो तब उस प्रोसेस के डिपेंडेंसी पर आपका ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड प्लान होता है जो कि कहते हैं हम लोग उसे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, वो इंप्लीमेंट होगा। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान करने के लिए आपको ये प्रोसीजर सबसे पहले मार्क करनी जरूरी है। अब ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान डिपेंड किस पर होता है, सो डिपेंड होता है उनके एलिमेंट्स पर कि आपको अपनी लोकेशंस अपनी जगह मार्क करनी है। तो उसके लिए वो देखने के लिए आपको ये तीन लेसन्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट है व्हाट इज इम्बैलेंस, जो कि आपको इनएप्रोप्रिएट प्राइस एक्शन जहां पर हैपन हुई है, जहां पर ब्रेकआउट हुआ है, सडन ब्रेकआउट, वहां पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस ट्रेड नहीं होती है, वो आपको दिखती है इम्बैलेंस के जरिए। सो इम्बैलेंस को कैसे देखा जाता है वो लेसन नंबर 4 में आएगा। फिर जो हैंड्स होते हैं बायर्स के और सेलर्स के, जो हैंड्स चेंज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो वो होते हैं ऑर्डर फ्लो के तरीके से। सो आपका ऑर्डर फ्लो पहला फर्स्ट एलिमेंट होता है जोन मार्क करने के लिए। आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं हम लोग उसे, और प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो एरिया प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखना होता है आपको ऑर्डर फ्लो। अब इस ऑर्डर फ्लो की रेंज बड़ी होती है इसलिए हमारा हमारा जोन बड़ा हो जाएगा। तो उसको रिफाइन करने के लिए हमें लेसन नंबर 6 जो कि होता है ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, ये हमें समझना होता है फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसनेस इन योर ऑर्डर फ्लो। क्योंकि आपका जो जोन होता है वो बड़ा होता है, तो उसको छोटा करने के लिए आपका आरआर बढ़ाने के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जोन मार्क करते हैं। सो ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो हम लोग उस लेसन में कंप्लीट करेंगे। और लेसन नंबर 7 जो कि इस लेसन नंबर 6 से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन में, उसमें से एक टाइप होता है आईएफसी कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक। सो उसका एक अलग से अपना प्रोसीजर है, ट्रेड प्लान है। सो वो एक इंक्लूडिंग ट्रेड प्लान है आपका। जैसे ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान है वैसे आईएफसी कैंडल का भी ट्रेड प्लान होता है, बस वो ट्रेड प्लान अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी बेस होता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान होता है वो प्रोसीजर बेस्ड ट्रेड प्लान होता है। सो लेसन नंबर 7 में आपको लास्ट टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक जो कि होगी आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ तक के जो ये चारों लेसन है, ये चारों लेसन आपको समझना बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि इन्हीं लेसन के जरिए ये जो 4 लेसन है, इन 4 लेसन्स के डिपेंडेंसी पर आपके सारे ट्रेड प्लान, जैसे ये फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड प्लान, सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड प्लान इस सेशन लिक्विडिटी बेस, ये भी इन्हीं के बेसिस पर आपको मार्क करना होता है। फिर आता है डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान, ये भी डिपेंडेंट है आपके इन चारों चैप्टर के ऊपर।
सो आपका सबसे बड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए इन 4 चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। इनके लिए वैलिडेशन कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं है, वो सब समझने के लिए, आपने जो एरिया मार्क किया है वो सही है, वैलिड है या नहीं है, इनवैलिड है, वो देखने के लिए, क्योंकि ये आपके जोन्स मार्क करेंगे इन अ ट्रेड प्लान। तो ये सारी चीजें आपको 1 to 7 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो आपको पता होने चाहिए और समझ में आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ पता होके कोई मतलब नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। क्योंकि कभी आप फेल होते हो, कभी नहीं हो, कभी सक्सेस होते हो। तो जब हम सक्सेस होते हैं तो हम देखते नहीं है किस वजह से सक्सेस हुए, लेकिन जब फेल होते हो तब आपको देखना होता है कि क्यों फेल हुआ हूं मैं। तो उसके लिए समझ लीजिए, आपका अगर स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेट प्लान फेल हुआ है, जो आपने जोन मार्क किया था, तो वो क्यों फेल हुआ, उसका रीजन आपका मे बी लेसन नंबर 12 में छुपा होता है, जो कि होता है डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान। सो इसीलिए जब भी आपका एसएल उड़े तो आप इन 5 ट्रेड प्लान्स को रेफर करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन किससे बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम्स। ठीक है। सो ये लेसन नंबर 7 तक आने तक हमारा 50% सिलेबस डन हो जाता है टू चार्ट ट्रेडिंग के लिए। फिर अब चार्ट ट्रेडिंग के बाद आता है हमारे जोन मार्किंग, और उस जोन के अंदर का आरआर बढ़ाने के लिए जो प्रोसीजर लगती है हमें, वो होती है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन इन लिए। जैसे हम लोग कभी अगर डायरेक्टली स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के ऊपर ट्रेड प्लान करें तो आपको 1:2, 1:3, 1:4 मिलेंगे। बट अगर आप एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख गए तो आपका आरआर आप 1:8, 1:6, 1:10 तक इंक्रीज कर सकते हो। और ये एलटीएफ का ट्रेड प्लान, सॉरी एलटीएफ की जो रिलाइज करनी है, क्योंकि उनके जो जोन्स होते हैं उन पे 3 टाइप्स ऑफ एंट्री और 2 टाइप्स ऑफ एंट्री जो मैं बताता हूँ वो इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर होता है। सो जिनको कॉम्प्लेक्सिटी में काम करना है वो एलटीएफ कंफर्मेशन के साथ काम करे तो उनका रिवॉर्ड मिलेगा उन्हें एज अ आरआर विद द हाईएस्ट आरआर। और जिनको कंजर्वेटिव ट्रेड प्लान करना है तो उन्हें कंजर्वेटिव टीपीज और टारगेट्स मिलेंगे, टारगेट्स और एसएल भी उतने ही जाएंगे। सो अकॉर्डिंग ये एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉडल इसीलिए यूज किया जाता है। फिर आता है आपका सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड प्लान, जो कि है सेशन लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान। सो सेशंस को किस तरीके से मैनिपुलेट होता है विद इन अ डे, क्योंकि हर एक आप देखोगे तो फॉरेक्स में हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करती है। सो मेन सेशंस, यूरो सेशंस और यूएस सेशंस, सो ये 3 सेशंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स इंटर करते हैं। जो लो वॉल्यूम, जैसे हम लोग एशियन को कहते हैं लो वॉल्यूम सेशन, यूरो सेशन को कहते हैं हम लोग माइल्ड वॉल्यूम सेशन, मतलब मिड वॉल्यूम सेशन, जिसमें 50 वॉल्यूम होता है। और जो हाईएस्ट वोलेटाइल सेशन होता है वो होता है यूएस सेशन। तो इन सेशंस, 3 सेशंस के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो होता है मैनिपुलेशन का। सो वो मैनिपुलेशन समझने के लिए आपको रेफरेंस लेना होता है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान का। सो सब कुछ यहाँ पर इंटरलिंक्ड है। सो रेफरेंस आपका प्रीवियस लेसन, करंट लेसन का रेफरेंस होगा। जैसे वैलिड पुल बैक और इंड्यूसमेंट आपका क्या है, ये दोनों मिला के स्ट्रक्चर मैपिंग बनेगी। वैसे ही सेशन लिक्विडिटी ट्रेड प्लान बनने के लिए आपको M15 के डायरेक्शन और डेली कैंडल का बिहेवियर वो समझना जरूरी होता है। फिर पार्ट आता है आपका लेसन नंबर 11 पर, जहां पर मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। अभी मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में हम कंसिडर करते हैं जो हमारे लोकेशंस होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान्स के हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, उसे हम लोग पीओआई कहते हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। चाहे वो ऑर्डर फ्लो हो या फिर पूरे इंपल्स के लेग में बस ऑर्डर ब्लॉक हो, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम लोग पीओआई कहेंगे, एज अ डिसीजनल और एक्सट्रीम। सो उनकी जब लिक्विडिटी ली जाए तो उसे कहा जाएगा आपका पीओआई लिक्विडिटी। फिर जो स्ट्रक्चर का मेजर हाई होता है, मेजर लो होता है, इनके इधर अगर प्राइस ने रेड किया जस्ट और विक से स्टॉप लॉस हंट किए बाय स्टॉप लोगों के, तो क्लोजर नीचे दिया, तो वो कहलाया जाता है मेजर हाई मेजर लो लिक्विडिटी। और इन बिटवीन जब स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान होता है तो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में कभी कभी आप देखते हो कि बस प्राइस में मेजर हाई टू मेजर लो इनकी रेंज में आपके पास बस इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट के नीचे डायरेक्टली एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। तो ये जब केसेस आते हैं तो इन केसेस में लिक्विडिटी रन होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है वो हम लोग लेसन नंबर 2 में तो समझेंगे ही। बस उसका मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में पार्ट क्या आता है, वो होता है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, जो कि कॉज करता है न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर आता है लेसन नंबर 12, जो कि होता है डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान। अब ये डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये आपके स्विंग ट्रेड कॉज करता है। अगर ये डेली के अकॉर्डिंग, डेली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई आपके डिमांड एरिया पे आया है, सो उसका जो लॉन्ग रन है वो डेली का सप्लाई एरिया होगा। सो उन लोकेशंस पर जब प्राइस आती है और इस तरीके से डेली कैंडल लिक्विडिटी जो कि प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके, मतलब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी कलेक्ट की, और फिर जो मोमेंटम शुरू होता है वो टिल द आपका प्रीवियस डे के कैंडल का हाई तक आप लोग
कंटिन्यूएशन स्विंगिंग के लिए कर सकते हो एज पर द डेली स्ट्रक्चर पार्ट देकर एज ए रेफरेंस, तो उसमें आप स्विंग भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हम एज पर इंट्राडे पर्पस देख रहे हैं तो डेली कैंडल लिक्विडिटी का वहां पर ट्रेड प्लान होता है, वो आपके लिए प्रीवियस डे का हाई जिसकी लिक्विडिटी ग्राफ की है उसका डेली का हाई यहाँ पर टारगेट होता है, ठीक है। और ये डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान आपके M15 के स्ट्रक्चर को टर्निंग पॉइंट देता है कि जहां पर आपका M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बहुत दूर है, लेकिन अगर प्राइस ने डेली के प्रीवियस डेली के हम लोग इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं, वो ये सारी बातें आपको हर एक लेसन में कंप्लीटली समझ आएगी। मैं बस आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो इस ओवरव्यू में आपको समझ आएगा कि आपको कितनी जर्नी ट्रेवल करनी है और कितनी चीजें अंडरस्टैंड करके कोरिलेट करनी है। सो जब M15 का फर्स्ट इंटरनल पुल बैक लिया जाता है तो उसे डायरेक्टली चेंज ऑफ कंसिडर किया जाएगा, ना कि हम लोग डायरेक्टली उस 15 मिनट के स्ट्रक्चर मैपिंग के पास जाएंगे, उसका चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद फिर हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान बनाएंगे। वैसा नहीं, ऑलरेडी हमारी बाइंग यहाँ से नीचे डेली कैंडल लिक्विडिटी से मिल गई है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी प्रीवियस M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है पार्ट लेसन नंबर 13 के ऊपर, जो कि होगा इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान हम लोग कब यूज करते हैं, कब यूटिलाइज करते हैं, जब प्राइस का एक्सपांशन कुछ ज्यादा हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चर के M15 का स्ट्रक्चर पकड़ लेंगे हम लोग, तो अराउंड अराउंड 500 टू 600 पिप्स अगर प्राइस का मोमेंटम हो गया है और वो एक रेंज में ही है, एक स्ट्रक्चर की रेंज में है, मेजर हाई टू मेजर लो, सो इतनी बड़ी रेंज को मल्टीपल टाइम्स ट्रेड या बाय सेल करने के लिए जो रेंज क्रिएट हुई है, तो इनके बीच में टिल द डिसीजनल टिल द एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक प्राइस जाने के लिए जो प्राइस का एक्सपांशन कॉम्प्रेशन फिर से अगेन एक्सपांशन, ये जो प्रोसीजर होती है, उन प्रोसीजर में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान का एक प्रोटोटाइप है, वो प्रोटोटाइप हम समझेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम उसे M5 पर भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें M5 का सप्लाई एरिया पता होगा तो हम इसे M15 पर भी कर सकते हैं। अगर हमें पता है M15 के डिसीजनल तक प्राइस जाने वाली है, तो इतनी रेंज में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान बना सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोटाइप यूज करेंगे। उस प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप मतलब उसका फिगर, मतलब उसका डायग्राम, वो डायग्राम समझ लोगे तो आपको प्रोसीजर अपने आप समझ आएगी। तो ये सारा हो गया पार्ट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान का, जिसमें आपके पास एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए कि प्राइस की अटेम्प्ट टू अप्रोच, कि प्राइस कहाँ अप्रोच करने वाली है, कहाँ अटेम्प्ट करने जाने वाली है। सो ये अगर आपके पास रेफरेंस होगा तो बाय अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन मेक अ ट्रेड प्लान ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान। सो इतना सारा हमारा सिलेबस पार्ट होने वाला है, जिसमें लेसन नंबर 7 तक ये कंपल्शन है कि ये चीजें आपको कंपलसरी अंडरस्टैंड करनी है इन डिटेल। तभी यही सारे पार्ट आप लोगों को इन लेसन में यूज करने हैं, जो कि प्रोसीजरली ट्रेड प्लान होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा कि आपका रोड मैप कैसे होने वाला है, और हर एक इंडिविजुअल लेसन इज इंटरलिंक विथ अनदर। तो पहला लेसन है तो वो दूसरे से लिंक होगा, दूसरे ये कब तक, ये लेसन नंबर 7 तक। और इसके बाद फिर प्रोसीजर्स इंटरलिंक होते हैं। यहाँ पर बस क्या है, एलिमेंट्स इंटरलिंक होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, लेसन नंबर 8 से ट्रेड प्लान, बेस्ड ट्रेड प्लान इंटरलिंक होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, सेशन लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान और डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान कनेक्ट होते हैं। सो ये कनेक्शन आपको इंटरलिंक से ही पर समझ आएगा, इसलिए इंडिविजुअल लेसन को समझिए अच्छे से, और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आते हैं आज के हमारे लेसन नंबर 1 पर, जो कि है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। अब वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले समझना होता है कि प्राइस को हमें देखने के लिए क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हमें प्राइस का मोमेंटम देखना होता है, और उस मोमेंटम का हमें प्रिसाइज प्रिसाइज मूवमेंट पता होना चाहिए। सो अगर आप लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को मैप करोगे या प्राइस को रीड करने की कोशिश करोगे, तो मे बी आपको 60-40 प्रोबेबिलिटी मिलेगी प्राइस को रीड करने की। लेकिन जब आप प्राइस के एक्चुअल मोमेंटम को देखते हो, तो एक्चुअल मोमेंट हमें दिखाई देता है बस अपने प्राइस के कैंडल के हाई और लो से आपको रेंज पता चलती है कि इस रेंज में प्राइस ने कितना मोमेंटम, कितना एक्सपांड किया है। सो इस एक्सपांशन के लिए ये जो एक्सपांशन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेंज है, तो इस रेंज में आपके पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी हंट करे, मतलब ये डेली कैंडल अगर पकड़ लो, सो इसमें इतना सारा पार्ट बना हुआ है ऑलरेडी, और इस बने हुए पार्ट में हमें लोकेशन ढूंढने होते हैं। तो जब आपको प्रिसाइजली अपनी रेंज पता चलेगी, तो रेंज के बाहर अगर प्राइस चली गई, मतलब यहाँ पर प्राइस ने बाय स्टॉप कलेक्ट किया है। अब ये सारी बातें कनेक्ट होगी आगे चलकर, बस अभी मैं रेंज का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेंज ट्रीटेड एज अ लिक्विडिटी, क्योंकि जब डेली की रेंज हो, चाहे 1 आवरली की हो, चाहे H4 की हो, तो ये जो रेंजेस होती है वो ट्रीटेड एज अ स्विंग पॉइंट ऑल्सो
एंड ट्रीटेड एज अ लिक्विड पॉइंट ऑल्सो। सो इसीलिए हर एक कैंडल का हमें डिटेल पता होना चाहिए। जैसे इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, ना कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमें मैटर नहीं करता। और एसएमसी में हम कभी भी कैंडलस्टिक के क्लोजर के लिए कंसिडरेशन नहीं करते, हम बस हाई और लो का एक्चुअल जो मोमेंटम है उसे कंसिडर करते हैं, और उसी के बेसिस पर हम लोग हमारे इंपल्स और करेक्शन को मार्क करते हैं। ठीक है, और एक्चुअल इंपल्स और करेक्शन को देखने के लिए हमें लेसन नंबर 1 वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन आना मस्ट है। सो तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस किस फॉर्म में चलती है। सो प्राइस का जो सिद्धांत है वो है कि प्राइस हमेशा इंपल्स और करेक्शन फॉर्मेट में चलती है। अब डिफरेंस है कि इंपल्स जो होती है वो वन डायरेक्शनल होती है, वन डायरेक्शनल होती है कि अगर प्राइस का ये मेजर इंपल्स है, ये मेजर इंपल्स है, सो इस मेजर इंपल्स में मल्टीपल माइनर इंपल्स और करेक्शन फॉर्म है। सो जब अगर मल्टीपल माइनर इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इस तरीके से चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, प्राइस का कंटिन्यूएशन होता है कि जब जब करेक्शन आया है तो बायर्स ने प्राइस को होल्ड किया है, तब तो प्राइस ने प्राइस को होल्ड किया है, और कंटिन्यूएशन इन वन डायरेक्शन प्राइस को लेके जा रही है। सो डायरेक्शन आपको किससे पता चली, इस कहते हैं हम लोग इम्पल्स, जो कि क्या कर रही है, कभी भी प्राइस ने बायर्स का बिल्डअप पॉइंट कभी ब्रेक किया है क्या, नहीं, उसे क्या किया है, डिपेंड करते हुए कंटिन्यूएशन में हाईज ही ब्रेक करे हैं। सो ये क्या दिखाता है आपको, कंटिन्यूसली हाईज ही ब्रेक करना, ये दिखाता है आप इम्पल्स वाले फेज में हो। और जब कभी प्राइस अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, जैसे ये फर्स्ट पुल बैक है, ये प्राइस अगर लेती है तो फिर आप करेक्शन लेग में इंटर करते हो, तब आप करेक्शन लेग में इंटर करते हो, फिर आपका ये जो रेंज है ये एज अ इम्पल्स, ये आपका मेजर इम्पल्स रेंज कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या आएगा, करेक्शन, इसके बाद क्या आएगा, करेक्शन लेग, कुछ इस तरीके से, और इस करेक्शन लेग में मल्टीपल माइनर इम्पल्स और करेक्शन सॉरी करेक्शन आएंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें बोथ साइड प्राइस खेलेगी, बोथ साइड प्राइस खेलेगी मतलब जो स्विंग्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करेगी, और इसे ही कहते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड इन दैट करेक्शन लेग। ठीक है, सो प्राइस में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो होता है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, और ये फॉर्मेशन इस करेक्शन लेग में होता है, और ये हम लोग उसमें समझेंगे। सो यहाँ से जो फर्स्ट टाइम प्राइस ने ये जो फर्स्ट पुल बैक लिया है, ये आपको दर्शाता है कि करेक्शन लेग शुरू हुआ। अभी आपको लाइन चार्ट पर इस तरीके से अच्छे से समझ रहा है, लेकिन इसे हमें समझना है इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक, हमें इंपल्स और करेक्शन समझना है। सो उसके लिए हम अपना पहला बेस रखेंगे, एजम्पशन या कंसिडरेशन करेंगे कि हम लोग बस हाई और लो के प्राइस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वैलिड पुल बैक ड्रॉ करेंगे। अब वैलिड और इनवैलिड पुल बैक कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको पता चल गया इस फिगर से कि प्राइस का एक्चुअल मोमेंटम की रेंज कौन से कहां तक है, 550 to 200 ये प्राइस की रेंज है। अगर लाइन चार्ट पर देखो, तो लाइन चार्ट पर तो आपको बस ये इतना ही दिखाएगा, लाइन चार्ट पर आपको दिखाया जाएगा 70 to 150 की ही रेंज दिखाई दी जाएगी। सो क्या ये प्राइस की एक्चुअल रेंज है, नहीं। सो प्राइस की हम डर किया जाए जाना चाहिए, तभी आप जाके एक्चुअल प्राइस के मोमेंटम को कैच करोगे, रीड कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने ट्रेड प्लान बना पाओगे। सो हम लोग कंसिडरेशन हाई लो ही करेंगे। तो इसी के ऊपर डिपेंड है हमारा फर्स्ट लेसन, जो कि वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। अब इस वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन में चार केसेस है, देखिए चार केसेस है कि कौन से इसमें प्राइस का वैलिड पुल बैक होता है और कौन से इसमें नहीं। सो फर्स्ट केस हमें क्या देखना है, वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि वैलिड पुल बैक इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ हाइज एंड लोज। क्या है, वैलिड पुल बैक इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ हाइज एंड लोज। अब अगर प्राइस कंटिन्यूअसली अगर हाइज ही ले रही है प्राइस के, सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्या फॉर्म कर रही है, हायर हाई, हायर हाई, अगेन हायर हाई, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, लो को डिफेंड कर रही है और कंटिन्यूशन में हाई ही ब्रेक हो रही है। सो इस पे से आपको क्या पता चला, इंपल्स वाला पॉइंट, डायरेक्शन, कौन है पावर में, बायर्स। ठीक है, सो कैंडलस्टिक के हाई एंड लो ही कंसिडरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्राइस के कैंडलस्टिक के हाई लो यहाँ पर है, सो हाई और लो, और इसी के ब्याह पर हम लोग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से कैंडलस्टिक के फॉर्म में देखेंगे, और उसी के वे में हम लोग वैलिड पुल बैक मार्क करेंगे। सो अभी इस कैंडल पर आपका फर्स्ट हाई लो है। अब इसका हाई लो किसने ब्रेक किया है, इस वाली कैंडल ने। सो इस वाले कैंडल के हाई लो ट्रांसफर होंगे इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर, या हाई ट्रांसफर हुआ और ये लो ट्रांसफर हो गया यहाँ से यहाँ। अब इस कैंडल पर आपके हाई लो है, सो इसके बीच में ये जो दो कैंडल्स है, ये क्या है, इस कैंडल ने इसका लो लिया है, तो क्या ये पुल बैक कंसिडर किया जाएगा, नहीं।
क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमें प्राइस का मोमेंटम हम किस फेज में है, इंपल्स में या करेक्शन में है, ये कैसे पता चलेगा? टोटली डिपेंडेंट ऑन अ हाई एंड लो। सो हाई और लो की रेंज में ना प्राइस ने लो ब्रेक किया है ना हाई ब्रेक किया है इन दोनों कैंडल तक। तो प्राइस ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। प्राइस यहाँ पर क्या है, दो कैंडल्स में, ये अगर M15 के कैंडल्स है, सो यहाँ पर 1 मिनट का साइडवेज मार्केट शुरू है। सो प्राइस की कौन से रेंज ट्रेंड में चली गई? साइडवेज में 1 मिनट के लिए। लेकिन M15 के लिए फेस क्या है आपकी? इम्पल्सिव। क्यों? क्योंकि प्राइस ने हाई जी ब्रेक किया है, लो डिफेंड किया है। सो इस दोनों कैंडल को हम लोग, जिसने ना हाई लिया है जिसने ना लो लिया है, इन दोनों कैंडल को हम लोग मानेंगे इनसाइडेड कैंडल्स। ठीक है, इनसाइडेड कैंडल्स। फिर यहाँ पर आपकी बियरिश कैंडल भी आती है, फिर उसका लो भी लिया जाता है, तो ये कोई भी पुल बैक कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि आपको फोकस किस पे रखना है? जिस पर आपके लास्ट हाई लो ट्रांसफर है, किस पर है? इस पर। तो इसका किसने लिया है? इस कैंडल ने। सो फिर इस कैंडल के हाई लो ट्रांसफर होंगे इस कैंडल पर। सो अभी आपको समझ आएगा थोड़े ऑब्जर्वेशन से कि प्राइस क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली हाई ब्रेक कर रही है, हायर हाई फॉर्म कर रही है। पहले यहाँ पर लो डिपेंड किया, फिर अगेन लो डिपेंड किया, तो प्राइस क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्म कर रही है और लो हायर लो डिपेंड कर रही है। सो आप किस फेज में हो? अब आपके लास्ट हाई लो यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइस ने जो किया है, सिंगल हैंडेड पावर है किसके हाथ में? बायर्स के हाथ में। यहाँ पर कोई करेक्शन आते हुए दिखाई क्या आपको? नहीं। ये डायरेक्टली क्या है आपका? सिंगल लेग इंपल्स। और इसे कहते हैं सिंगल लेग इंपल्स। जो प्राइस कंटिन्यूएशन में कैंडलस्टिक के हाईज ब्रेक करते रहती है और लो डिपेंड करते रहती है, उसे हम लोग सिंगल लेग मूव कहते हैं। फिर उसमें इस तरीके से कितने भी इनसाइडेड बेरिश कैंडल आए, हम उसे कंसिडरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसने एक्चुअल कैंडल का हाई भी नहीं लिया है और लो भी नहीं लिया है। सो ये केसेस आपको चार्ट पर दिखेंगे, इस तरीके से आपको रीडिंग में दिक्कतें आएगी। तो इस दिक्कत को कैसे देखना है कि लास्ट हाई लो किस पर थे? इस कैंडल पर। सो इसका ना इसने कुछ लिया है, हाई लिया है ना लो लिया है, तो स्टिल वी आर इन अ इंपल्सिव फेज, सिंगल लेग इंपल्सिव मूव। सो इसे हम लोग इस तरीके से पुल बैक ड्रॉ करेंगे। यहाँ से प्राइस सिंगल लेगली यहाँ तक गई है, देर इज नो करेक्शन। ठीक है, तो ये एक पिक्चर अपने दिमाग में याद रखिए, ये एक क्राइटेरिया दिमाग में याद रखिए, ए नंबर। बी क्राइटेरिया, अब बी क्राइटेरिया में भी सेम केस सिनेरियो दिख रहा होगा आपको, और इसका आप जवाब अपने आप दे सकते हो। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है? वैलिड पुल बैक की डेफिनेशन याद करिए कि इस कैंडल पर आपके लास्ट हाई लो है, तो इसके हाई लो किसने लिए? इसने। तो इससे हाई लो इस पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब फॉलोइंग नेक्स्ट टू कैंडल्स ने कुछ किया है क्या? हाई लिया होता तो इंपल्स कहलाते, अगर लो लिया होता तो फिर करेक्शन आता। तो प्राइस ने क्या किया है? अगेन हाई ही लिया है, तो आप अभी भी किसमें हो? इंपल्स में ही। सो इसका जैसे प्राइस ने हाई लिया है, तो आपके हाई लो ट्रांसफर हो गए यहाँ से इस कैंडल पर, इस कैंडल से इस कैंडल पर। अब इसका भी प्राइस ने क्या किया है? लो लो प्रोटेक्ट किया है और हाई ही ब्रेक किया है। सो अगेन इस कैंडल के हाई लो ट्रांसफर हो गए इससे इस पर। तो यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन लेग दिखाई दिया क्या? करेक्शन दिखा यहाँ पर? नहीं। फिर आप कौन से फेज में हो डायरेक्टली? सिंगल लेग इंपल्स वाले फेज में। और यही आपके जो कुछ बीच में बियरिश कैंडल दिखते हैं, यही आपको चार्ट ट्रेडिंग में दिक्कत करते हैं। आपको फेज समझ नहीं आती कि हम इंपल्स में है या करेक्शन में है। सो आप इंपल्स में ही हो। बस ये दो रेड बियरिश कैंडल मतलब क्या था? साइडवेज मार्केट। बाकी आपका जो फेज शुरू है वो इंपल्सिव ही फेज है। अगर आप इसे डेली कैंडल भी पकड़ो, तो डेली में का आपका मोमेंटम क्या है प्राइस का? कि बहुत सारे लोग पहले ट्रेंड देखते हैं, तो ट्रेंड क्या है? बुलिश ही है, क्योंकि कभी भी प्राइस ने कैंडलस्टिक का लो नहीं लिया, पुल बैक नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ पर भी कोई पुल बैक नहीं है, यहाँ पर भी कोई पुल बैक नहीं है। कैंडलस्टिक के कलर पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। फिर आता है हमारा सी पार्ट। अब इस सी पार्ट को समझिए। सो एक्चुअल वैलिड पुल बैक क्या होता है? इंपल्स और करेक्शन मार्क करने के लिए देखना कैसे होता है कि आपके हाई लो किस कैंडल पर थे? इस कैंडल पर। तो इसका हाई लो में से क्या लिया गया है? हाई लिया गया है, मतलब प्राइस इंपल्स में थी। ठीक है, इसके हाई लो ट्रांसफर हो गए इससे इस पर। अब प्राइस ने क्या किया है? हाई और लो में से क्या लिया है? हाई अगर लेती तो हम लोग स्टिल इन इंपल्स रहते, हम इंपल्स में ही रहते। लेकिन प्राइस ने क्या किया है? यहाँ पर लो लिया है, तो फिर इसे कहेंगे हम लोग कि प्राइस यहाँ से लिया गया, मतलब प्राइस ने क्या किया है? करेक्शन किया। और इस करेक्शन को ही हम लोग कहेंगे वैलिड पुल बैक, क्योंकि प्राइस ने क्या लिया है? पुल लिया है। तो पुल लिया है मतलब ये करेक्शन लेंगे, और फिर अगेन आपके हाई लो किस पर है? इस कैंडल पर। सो इसके हाई लो किस पर ट्रांसफर होंगे? जिसने लिया है उस पर, फिर इस पर ट्रांसफर हुए। फिर अगेन इस कैंडल स्टिक में से क्या हुआ? हाई और लो क्या लिया गया? हाई लिया गया। तो यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूशन में हाई लिया, लो डिपेंड करते हुए। तो यहाँ से जो पुल बैक आया, यहाँ से प्राइस कैसी गई? इम्पल्सिव। यहाँ पर इस चारों कैंडल में कोई पुल बैक है क्या? नहीं। सो ये आपको फेजेस दिखाता है आपके प्राइस के कि किस में हो आप। वैलिड पुल बैक यही दर्शाता है कि एक्चुअल इंपल्स और करेक्शन। सो एक्चुअल क्या है? यहाँ तक प्राइस का इंपल्स, फिर यहाँ पर आया करेक्शन, और इस तरीके से ड्रॉ हुआ आपका ये वैलिड पुल बैक। और यही वैलिड पुल बैक आपको चार्ट पर देखने होते हैं। अब मैं ये पाथ का यूज करके देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको शुरुआती में यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आपको ऑटोमेटिकली बस आंखों से ही दिखना लग जाए, तब आपका वैलिड पुल बैक का लेसन परफेक्ट हुआ है आपसे, ये समझ लेना आप लोग।
ठीक है, जब आप आंखों से देखना शुरू करोगे, डायरेक्टली डायरेक्टली मार्क करोगे, ये पाथ का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं चार्ट पर जब शिफ्ट होऊंगा तब आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में प्राइस ने एक्चुअली वैलिड पुल बैक लिया है, और इसे हम लोग वैलिड पुल बैक कहते हैं। और ये जो मैंने ड्राइंग निकाली है, पुल बैक जो निकाला है, इस पुल बैक के जरिए ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चाहे वो स्ट्रक्चर मैपिंग हो, चाहे वो एलटीएफ कंफर्मेशन हो, चाहे वो डेली कैंडल लिक्विडिटी हो, सारे लेसन्स में हम लोग पहले देखेंगे इस तरीके से डायग्राम्स। वो डायग्राम्स कौन से होंगे? वैलिड पुल बैक वाले डायग्राम होंगे। जैसे ये वैलिड पुल बैक ड्रॉ किया है मैंने, किसके बिहाफ पर? कैंडलस्टिक के बिहाफ पर मैंने अपना प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप एज अ फिगर। और उस फिगर पर से हम लोग देखेंगे स्विंग पॉइंट, स्ट्रक्चर पॉइंट, वैलिड हाई पॉइंट, वैलिड लो पॉइंट, फिर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एज ए इंड्यूसमेंट, फिर वो टैप होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीजें हम इसी डायग्राम्स के ऊपर, वैलिड पुल बैक के डायग्राम के ऊपर ही समझने वाले हैं, और फिर उसको रिलेट करेंगे कैंडलस्टिक के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझना है कि हम कौन सी फेज में है, इसलिए वैलिड पुल बैक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका वैलिड पुल बैक हो गया। अब ये सी केस वैलिड पुल बैक है, ए और बी केस वैलिड पुल बैक थी क्या आपकी? नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको रीडिंग में दिक्कत आएगी तो ये कंसिडर मत करना। बस ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आता है ट्विस्ट पार्ट का वैलिड पुल बैक के जरिए में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इस कैंडल पर आपके हाई लो थे, इस कैंडल पर हाई लो थे, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? इसका हाई लिया, लो डिफेंड किया, फिर इसका हाई जिसने लिया है उस कैंडल पर आपके हाई लो ट्रांसफर हुए। अब इस कैंडल पर आपके हाई लो है, यहाँ पर हाई और यहाँ पर लो, इस कैंडल पर आपके हाई लो आ गए, रेंज आ गई। अब इसमें से इन दोनों कैंडल्स में से आपको समझ आया कि आप इंपल्स में थे, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है। अब यहाँ से प्राइस ने क्या किया है? नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है? इस कैंडल ने क्या किया है? हाई भी लिया है और लो भी लिया है। सो इन दैट केस आपको बस कैंडलस्टिक का कलर देखना होता है कि पहले प्राइस ने लो लिया है या हाई लिया है। यहाँ पर इस कैंडल पर जो आपके हाई लो थे, यहाँ से पहले प्राइस ने हाई लिया है या लो लिया है, इसे देखने के लिए हमें, जिसने हाई लो लिए हैं, दोनों भी लिए हैं, उसका क्लोजर किस साइड में है। उसका क्लोजर अगर बुलिश है तो प्राइस ने पहले इस कैंडल के हाई लो में से पहले लो लिया है और फिर अपसाइड क्लोज किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी कैंडलस्टिक का हाई भी लिया जाता है और लो भी लिया जाता है, तब पुल बैक कैसे ड्रॉ करें। तो यहां तक हमने इंपल्स तक आए थे, यहाँ पर कैंडलस्टिक के हाई लो यहाँ पर थे। सो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? इसके हाई भी लिया और लो भी लिया। तो हम लोग कैसे देखें कि यहाँ पर हाई पहले लिया गया है या लो? तो उसके देखने के लिए हमें बस, जिसने हाई और लो दोनों भी लिया है, उसका क्लोजर बुलिश है या बेरिश है। अगर उसका क्लोजर बुलिश है तो प्राइस ने पहले लो लिया है और फिर अपसाइड क्लोज हुई है, यहाँ पर आके क्लोज हुई, हाई लगाया और यहाँ पर आके क्लोज हुई। तो इस तरीके से आपका ये वैलिड पुल बैक ड्रॉ होगा। फिर यहाँ से प्राइस ने अगेन यहाँ से यहाँ तक गई। अब इस कैंडल पर आपके हाई लो है, वो किसने लिए? इस कैंडल ने। सो इस कैंडल तक हम लोग आ गए। अब इस कैंडल में हमारा हाई लो इस कैंडल पर है। सो अभी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है? इसका हाई भी लिया है और लो भी लिया है। जैसे इस कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल में के हाई लो में से दोनों भी लिए। तो यहाँ पर अगेन सेम केस सिनेरियो कि जिसने हाई और लो दोनों भी लिए है, उसका क्लोजर डिसाइड करेगा कि पहले हाई लिया गया है या लो। तो जैसे कि जिसने हाई लो लिया है उसका क्लोजर बियरिश है, क्लोजर बियरिश है। सो उसने पहले यहाँ तक जो प्राइस आई है वो यहाँ से यहाँ तक गई है, और फिर नीचे की, इसका क्लोजर नीचे की साइड में फिर बाद में लो लिया है। सो इस कैंडल का पहले हाई लिया गया और फिर लो लिया गया, और फिर इसके बाद प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक गई। सो ये है आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पर। सो ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये अगर फिगर आपकी गलत हो गई तो आपका जो एलिमेंट्स का पार्ट है वो गलत हो सकता है। ठीक है, पहले हाई लिया है या लो, तो ये कंसिडरेशन याद रखिए। सो इसमें पुल बैक कैसे ड्रॉ हुए? कैंडलस्टिक के क्लोजर बेस्ड, कि प्राइस ने, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, सिर्फ सिंगल साइड ली जा रही थी, या तो हाई या तो लो। लेकिन इस केस में हाई भी लिया गया है और लो भी लिया गया है, इसीलिए हमें इस तरीके से कैंडलस्टिक का क्लोजर देखना होगा, बुलिश है या बेरिश। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे कि पहले लो लिया गया है या हाई। अगर क्लोजर बुलिश है तो पहले लो लिया गया है, अगर क्लोजर बेरिश है तो फिर पहले हाई लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विस्टिंग पार्ट। अब आता है एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में आता है आपका ई एग्जांपल। अब ई एग्जांपल में हम हमारे डेफिनेशन को याद करेंगे कि डेफिनेशन क्या थी, कि वैलिड पुल बैक इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ हाइज एंड लोज। अब आपके प्राइस के वैलिड पुल बैक में से हाई लो कहां पर है? इस कैंडल पर। इस कैंडल पर से इंपल्सिवली प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया है, सो इसके हाई लो ट्रांसफर हो गए इस पर। सो आप किस फेज में हो? इंपल्स वाली फेज में हो। तो अभी आपके हाई लो ट्रांसफर हो गए यहाँ से यहाँ। सो अभी इसमें अगर पुल बैक देखना है हमें, जैसे कि हम लोग देखेंगे तो ये इस कैंडल के अंदर के ये दोनों कैंडल है, तो हम लोग इसे इनसाइड कैंडल भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस एक आता है कि जब प्राइस के इक्वल इक्वल जब बनते हैं, जैसे इसका हाई और इसका हाई इक्वल है, तो इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई,
इसकी एनर्जी इसे ट्रांसफर हो गई, लेकिन इसका अगर लो ब्रेक हुआ है, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो ही वैलिड पुल बैक कंसिडर होगा। अगर ये लो नहीं लिया जाता है तो ये इक्वल इक्वल ही रहेगी, यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं रहेगा, ये बस हम इनसाइडेड कैंडल कंसिडर करेंगे इन दोनों को। लेकिन यहाँ पर लो लिया गया है तो फिर हम लोग इसे एज अ वैलिड पुल बैक मार्क करेंगे, इसके यहाँ से यहाँ तक। और इसका इनसाइडेड कैंडल का लो लिया गया है, और ये जो इनसाइड कैंडल ने क्या किया है, इक्वल किया है। ये एक्सेप्शनल केसेस होती है, ये अंडरस्टैंड करिए कि इक्वल इक्वल हुआ है और उसका अगर लो लिया गया है तो इसे पुल बैक कंसिडर करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। और अगर ये लो नहीं लिया जाता, इसका अगर लो नहीं लिया जाता तो ये कोई पुल बैक नहीं कहलाता, ये सिंगल लेग इंपल्स ही कहलाती, ये दोनों कैंडल एज अ साइडवेज ही मार्केट कहलाते। बस इतना ही पार्ट है इसमें। बस इसे एक्सेप्शनल केस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इक्वल इक्वल को भी हमें कंसिडर करना है और देखना है। इसके हाई लो इस पर थे, तो इसका हाई इक्वल जब इसने करवाया तो इसके एनर्जी इसने ले ली, इसकी रेंज इसने ले ली अपने ऊपर। लेकिन इसका अगर लो लिया गया है तभी पुल बैक कंसिडर होगा। अगर ये लो नहीं लिया जाता तो ये दोनों कैंडल क्या है, इसने इक्वल इक्वल तो कर लिया, एनर्जी ट्रांसफर कर ली, लेकिन इसे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, इनसाइडेड कैंडल, क्योंकि इसने लो नहीं लिया इसका। सिंगल लेग क्या चल रहा है प्राइस ने, इंपल्सिव इक्वल किया, अगेन इंपल्सिव ही। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइस ने लो लिया है, इसीलिए हम लोग इसे पुल बैक कंसिडर करेंगे इन द केस ऑफ इक्वल इक्वल, इक्वल हाइज और इक्वल लोज जब होते हैं तब। ठीक है, सो अभी आपके पास ये 5 केसेस है। इन 5 केसेस में से एक्चुअल वैलिड पुल बैक आपके नीचे के 3 केसेस है, और जिनमें आपको दिक्कत आती है कि इसे में इनसाइडेड वाला ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे डिपेंडेंट है इसी पुल बैक पर। इसीलिए मैं आपको ये पुल बैक का थोड़ा लेंदी डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि इसी में से आपके ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क होने वाले हैं जो मैंने बताए। फर्स्ट 7 लेसन टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस, और टोटल 14 लेसन सब में ये पार्ट है, वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए ये एक्चुअल वैलिड पुल बैक केस, ये ट्रिकी केस, और ये एक्सेप्शनल केस, ये तीनों केसेस याद रखिए। और इन दो केसेस को अंडरस्टैंड करिए कि कैंडल की रेंज के अंदर है, सो इनसाइडेड, इनसाइड कैंडल को हम कोई पुल बैक कंसिडर नहीं करते, चाहे वो बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो। यहाँ पर दोनों भी बुलिश है, तो इसी दोनों बुलिश देखे, दोनों बेरिश दिखे कैंडल, इसीलिए हम इसे कंसिडरेशन करेक्शन नहीं कहेंगे। हम इसे कंसिडर करेक्शन कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये इस कैंडल के हाई लो में से कुछ भी नहीं किया, ये न्यूट्रल कैंडल हो गया आपकी, क्योंकि इसमें नो मोमेंटम। क्या एक्चुअल मोमेंटम आपका किसमें था, रेंज वाला मोमेंटम इसमें है। तो कंटिन्यूएशन आप इंपल्सिव फेज में हो, सो कलर बेस पर करेक्शन मत करिए, मार्क करिए, इनसाइड कैंडल को कंसिडरेशन मत करिए। फिर आता है पार्ट थर्ड, एक्चुअल वैलिड पुल बैक कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर हाई लो शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब प्राइस का कंटिन्यूएशन में अगर हाई ही ब्रेक हो रहा है तो इंपल्स, और फर्स्ट टाइम अगर लो ले लिया तो करेक्शन। सो ये कैंडल आपकी क्या है, करेक्शन कैंडल है। फिर इसके बाद क्या आया, इंपल्सिव कैंडल्स सब, क्योंकि वो क्या कर रही है, प्रीवियस कैंडल के लो को डिपेंड कर रही है और हाइस को ब्रेक कर रही है। इस तरीके से वैलिड पुलबैक के बेसिस पर आप इंपल्स और करेक्शन फेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उनके बेसिस पर आपका स्ट्रक्चर भी मैप होता है। ये ट्रिकी पार्ट याद रखिए कि जब कैंडल स्टिक का हाई भी लिया गया और लो भी लिया गया हो, तब कैंडल स्टिक का क्लोजर, जिसने हाई लो दोनों भी लिए है, उसका क्लोजर बुलिश है या बियरिश है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये कैंडल बुलिश है, क्लोजर बुलिश है, तो पहले लो लिया गया है। अगर क्लोजर बियरिश है तो पहले हाई लिया गया है, मतलब यहां से जो प्राइस है वो यहां से यहां तक, फिर यहां से नीचे, और फिर अपसाइड। और जो एक्सेप्शनल केस है वो है इक्वल इक्वल वाला पार्ट। तो इक्वल इक्वल वाला पार्ट बस इक्वल करवा दिया, इनफ नहीं है। इक्वल इक्वल करने के बाद जिसने इक्वल किया है उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, तभी हम लोग उसे करेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो आते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर, तो आपको ये वैलिड पुल बैक के केसेस दिखेंगे और समझ आएंगे अच्छे से। सो यहाँ पर आते हैं, बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। सो प्राइस का मोमेंटम रीड करना है, सो कैंडल बाय कैंडल ही जाना होता है, फिर कहाँ तक आपका इंपल्स चला, कहाँ तक आपका करेक्शन चला, कहाँ तक आपका सिंगल लेग मूव था, ये सब आपको देखना होता है। सो हम लोग इस पाथ वाले टूल को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से जो प्राइस का मोमेंटम आया है, इस कैंडल पर आपके हाई लो थे, इस पर से प्राइस ने हाई लो किस पर ट्रांसफर किए, इस कैंडल पर। फिर इस कैंडल पर से प्राइस ने क्या किया है, हाई लिया है इस कैंडल ने। तो इसका जो हाई लो है किसने लिया, इस कैंडल ने। तो इस कैंडल तक प्राइस ने क्या किया है, यहाँ तक आई है। अब इस कैंडल के अंदर देखिए, यहाँ पर यहाँ तक जो प्राइस आई है, कंटिन्यूएशन में लो ब्रेक किया, कंटिन्यूएशन में लो ब्रेक किया, हाई डिपेंड, कंटिन्यूएशन में लो ब्रेक किया, हाई डिपेंड, कंटिन्यूएशन में लो यहाँ पर होल्ड किया, और फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक किया। अब ये दोनों कैंडल कौन से केस की है आपकी, केस नंबर 1, जो कि है इनसाइडेड कैंडल वाली केस। सो आपके लास्ट हाई लो किस पर है, इस कैंडल पर। तो यहां से फर्स्ट टाइम प्राइस ने क्या किया, हाई ब्रेक किया है।
सो ये जो केस, ये जो है आपका रीडिंग कैसी होगी आपके प्राइस की, ये आई सिंगल लेग इम्पल्स, सिंगल लेग मतलब इम्पल्स ही होता है, ठीक है। अब यहां से आया आपका इम्पल्सिव मूव, फिर फर्स्ट टाइम कैंडलस्टिक का हाई लिया गया, तो ये हो गया करेक्शन। फिर अगेन आपका ये रेंज फिक्स होगी, देखिए सिंगल लेग की ये रेंज, कि अगर ये रेंज अपसाइड ब्रेक होती है तो रिवर्सल, ये साइड ब्रेक होता है तो कंटिन्यूएशन। फिर इसके अंदर ये करेक्शन लेग में जैसे बताया मैंने आपको कि पुल बैक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, देखिए पुल बैक्स आपको रीड करते आए तो आप इंपल्स और करेक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां से प्राइस देखिए, रेंज सिंगल लेग मूव, रेंज क्रिएट की इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी रेंज हो गई। अगर ये रेंज नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो कंटिन्यूशन आएगा, अगर इसकी साइड अप साइड में ब्रेक होती है तो क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा। सो प्राइस ने देखिए जैसे ही ये फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक किया, तब जाके आप करेक्शन लेग में इंटर हो गए। अब इस करेक्शन लेग में इंटर देखिए 100% होता है आइदर बायर और सेलर, तो इसमें कौन है, आइदर सिंगल लेग पावर, सेलर। तो उस सेलर के बाद गेट स्टैग्नेंट हो गया पार्ट, स्टैग्नेंट। ओके, सो रेंज के बाद ये इंपल्स और ये करेक्शन की शुरुआत, क्योंकि फर्स्ट टाइम लो ले गया, लो लिया, हाई लिया गया। सो आपको ये इंपल्स और करेक्शन का फॉर्मेट समझ आ गया। अब इस करेक्शन में प्राइस क्या रहती है, बोथ साइड प्ले करती है। सो बोथ साइड कैसे, देखिए यहां से पुल बैक कहां से कहां तक आएगा, इस कैंडल पर हाई लो ट्रांसफर हुए। अब इसमें से इस कैंडल का क्या किया गया, लो डिपेंड और हाई ब्रेक, इस कैंडल पर हाई लो गए, तो प्राइस यहां से यहां तक गई। अगेन प्राइस ने इस कैंडल पर आपके हाई लो है, किसने लिए, इसने लिए, तो इसके ऊपर आपके हाई लो ट्रांसफर होंगे। अब इसके हाई और लो में से प्राइस ने क्या लिया है, दोनों भी लिया है, तो आपकी केस नंबर 4 अप्लाई करेंगे, कलर बेस वाली केस, कि जिसमें इस कैंडल के जो हाई लो लिया गया है उसमें से पहले हाई लिया गया है या लो, तो उसके लिए कैंडलस्टिक का जिसने हाई लो लिया है उसका क्लोजर क्या है, वो डिसाइड करता है कि पहले लो लिया गया है या हाई। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, क्लोजर क्या है, प्राइस का बुलिश है, तो यहाँ से प्राइस जो ड्रॉप हुई है यहाँ से यहाँ तक हुई, और फिर ये पुल बैक यहाँ इस कैंडल पहले, फिर उसने हाई लिया, पहले लो लिया और फिर हाई लिया। अब इस कैंडल पर आपके हाई लो है, किसने ट्रांसफर किया, इस पर, इस पर। तो यहां से प्राइस अगेन नीचे की साइड में देखिए, इस पर हाई लो ट्रांसफर, लो ब्रेक, अगेन लो ब्रेक, यहां तक प्राइस क्या आई, सिंगल लेग। फिर अगेन प्राइस ने यहां से मूव दिया कंटिन्यूशन में, हाई ब्रेक लो डिपेंड, हाई ब्रेक किया क्या, नहीं, फर्स्ट टाइम लो ब्रेक किया। अगेन प्राइस का यहाँ पे पुल बैक, यहाँ से इसका हाई लो किसने लिया, इस कैंडल ने, ये दोनों कैंडल क्या है, इनसाइडेड। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक आई, ठीक है, देख रहे हो, लो ब्रेक हाई डिपेंड, इस कैंडल पर हाई लो ट्रांसफर हुए, इसका लो ब्रेक किसने किया है, क्या इस कैंडल ने किया है, नहीं, ना ही इक्वल भी है ये, ठीक है। सो ये दोनों कैंडल क्या हो गए, इनसाइडेड। सो प्राइस यहाँ से सिंगल लेग ली यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन इन दोनों कैंडल्स दिख रहे हैं आपको बुलिश, लेकिन ये कोई करेक्शन है क्या, नहीं, ये इस कैंडल के अंदर के इनसाइडेड कैंडल है। तो इसका हाई लो डिफरेंट में से क्या किया प्राइस ने, लो ही ब्रेक किया, तो ये कहां से कहां तक गया है प्राइस, यहां से यहां तक, और इसे ही कहते हैं सिंगल लेग मूव। अब आप रिलेट कर पाओगे कुछ इस तरीके से कि जो हमें इंपल्स और करेक्शन की अंडरस्टैंडिंग है वो वैलिड पुल बैक से होती है। सो ये इंपल्स, ये करेक्शन और ये इंपल्स। अब आप लोग देख सकते हो ये फिगर, करेक्शन वाली फिगर कैसी होती है और इंपल्स वाली फिगर कैसी होती है, ठीक है। फिर अगेन आपके अभी आपके पास क्या है, रेंज बन गई, अगेन आपके पास ये रेंज है, ये इंपल्स वाली रेंज, यहां से यहां तक। अब फर्स्ट टाइम इस कैंडल का हाई लिया गया यहाँ पर, तो क्या हो गया आपके साथ, प्राइस के, सॉरी आपके साथ नहीं, प्राइस के साथ क्या हो गया, प्राइस अब इस इंपल्स के बाद करेक्शन लेग में आ गई। अब यहाँ से प्राइस क्या आ गई, करेक्शन लेग में। तो अगेन करेक्शन लेग कौन, देखिए बोथ साइड प्ले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन प्राइस यहाँ से यहाँ तक। मैं डायरेक्टली प्लेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैंडल बाय कैंडल आंखों से ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसका हाई लो किसने लिया, इसने, इसका हाई लो किसने लिया है, हाई लो में से क्या लिया है, हाई, यहाँ तक, फिर इसका फर्स्ट टाइम लो लिया गया, तो पुल बैक कहाँ से, कंटिन्यूशन में देखिए, लो ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हाई लिया गया, फिर अगेन कंटिन्यूशन में लो ब्रेक लो ब्रेक, फर्स्ट टाइम हाई लिया गया। सो इस तरीके से यहाँ पर इस कैंडल पर आए, इसका हाई लो किसने लिया, इसने, तो यहाँ तक प्राइस सिंगल है। और ये पुल बैक्स हम लोगों को आंखों से ड्रॉ करने हैं, ना कि हर बार इस पाथ का यूज करना है, क्योंकि इन्हीं पुल बैक्स के जरिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट जो पार्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग वैलिड पुलबैक के ऊपर से हम लोकेशंस देते हैं, जैसे इंड्यूसमेंट लोकेशन, मेजर हाई मेजर लो लोकेशन, ऑर्डर ब्लॉक वाली लोकेशन, सब लोकेशंस ये हम लोग वैलिड पुलबैक के जरिए ही मार्क करते हैं।
जैसे यहाँ से जो प्राइस सिंगल लेगली मूवी यहाँ तक की, तो अभी आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, देखिए ये जो रेंज थी, ये रेंज कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक, ये अगेन आपकी रेंज थी। देखिए जैसे प्राइस ने रेंज शिफ्ट की, देखिए यहाँ से ये रेंज कहाँ पर ब्रेक हुई, यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक हुई। सो इस इंपल्स के बाद करेक्शन का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये। सो आपकी नेक्स्ट रेंज कौन सी थी, ये वाली, ये वाला हाई और ये वाला लो। सो ये रेंज जैसे ही शिफ्ट हो गई, बियरिश टू बुलिश प्राइस का फॉर्मेशन शुरू हुआ। फिर जाके जो रेंज, डीलिंग रेंज जब चेंज हो गई इस लो से, फिर अगेन प्राइस किस में आ गई, सेलिंग रेंज में। और ये सारे सेलिंग और बाइंग रेंज जब करेक्शन कंसिडर करते हैं तब हमें अंडरस्टैंड होता है। सो आप शुरुआती में इस तरीके से पुल बैक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए, और आप इतना लोड मत लीजिए कि आपको ये इतने सारे पुल बैक्स ड्रॉ करने हैं। इतने सारे पुल बैक आपको ड्रॉ करने ही नहीं होते हैं। एक्चुअल जब आप चार्ट पर आते हो तब आपको बस पर्टिकुलर लोकेशंस के ही पुल बैक्स देखने हैं जहां पर कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है। जैसे यहाँ पर इस रेंज का लो, इस रेंज का लो ब्रेक हुआ, तो वो ब्रेक करने वाला पहला पुल बैक कौन सा है, ये वाला। तो इसे हम लोग कंसिडर करना पड़ता है, ना कि ये अंदर वाले पुल बैक्स। तो आप इतना लोड मत लीजिए। और इस लो से लेके ये हाई, ये आपकी रेंज हो गई। अब ये रेंज ब्रेक हो गई है, तो इस रेंज ब्रेक के बाद इस रेंज को ब्रेक करने वाला फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये कोई पुल बैक है क्या आपका, नहीं। एक्चुअल पुल बैक कौन सा है, ये वाला। सो इस पुल बैक लेने के बाद ही प्राइस का बाइंग मोमेंटम आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस वैलिड पुल बैक को देखते हैं और समझते हैं। और मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, ये क्या है, इंपल्स और करेक्शन का फेज दिखाने के लिए हम लोग वैलिड पुल बैक को अंडरस्टैंड करते हैं। और इस पर से ये पुल बैक्स ड्रॉ करने के बाद हमें अदर लेसन्स में हेल्प होती है टू इंटर इन अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल, और स्ट्रक्चर मैपिंग प्रोसीजर में, और डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान में। हर इसमें पूरे 14 लेसन में ये कॉमन चीज है, वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। इसलिए इतना आपको डिटेल्स में बताया है और समझाया है कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इंपल्स और करेक्शन फेज को समझना बाय यूजिंग वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को शिफ्टिंग रेंज को देखना बाय यूजिंग वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। फिर बाय यूजिंग वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन आप लोग स्ट्रक्चर की रेंज, स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, सेशंस के ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। टिल देन गुड बाय टू ऑल।